बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य दोनों के स्टूडेंट्स के लिए आज हम जो प्रश्न बैंक है आपका महत्वपूर्ण 2020-21 वर्ष के लिए, और ये वीडियो केवल एमपी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है। अदर बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आज हम इकाई 1 परिचय सांख्यिकी का परिचय है आपका। इससे कुल आपका 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आएगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है हमारा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये कथन किसका है, यानी किस अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर A.L. बाउले। प्रोफेसर बाउले ने कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरा प्रश्न है हमारा सांख्यिकी का कार्य है। सांख्यिकी क्या काम करती है? सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी बहुत सारी परेशानियों को, बहुत बड़े बड़े आंकड़े जो होते हैं उनको सरलतम रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसका सही उत्तर ए है आपका, जटिलता को सरल बनाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा सांख्यिकी केवल कला है, केवल विज्ञान है, विज्ञान एवं कला दोनों है, ना विज्ञान है ना ही कला है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। चौथा प्रश्न है हमारा निम्न में से क्या सत्य है? हमको ये ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला कथन है साधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र में हमने देखा कि साधन कैसे हैं हमारे पास? सीमित है। दूसरा स्टेटमेंट है आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ये भी सही है, यानी साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं भी कैसी हैं हमारी? असीमित हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं कि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो सही उत्तर क्या है हमारा? उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। पांचवा है हमारा सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी सही उत्तर है हमारा सी, यानी सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी। इसका अर्थ है कि हमारा जो उत्तर सी है ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 2 है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी हमको इकाई 1 से एक प्रश्न आने वाला है। वो कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का। आपके परीक्षा के जो पेपर आता है उसमें निर्देश दिए रहते हैं। निर्देश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आपके 4 अंक का कोई प्रश्न है तो इसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। तो आप अभी से अपनी कॉपी पे लिख के लगभग अंदाज बना लीजिए कि आपके 120-130 शब्द कितनी लाइंस में आते हैं, जिससे कि आप अंकों के आधार पर उत्तर दे सकें। मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को लिया है और थोड़ा अधिक मैटर लिखा है, जिससे कि आप परीक्षा में उन्हें अपने शब्दों में लिखने में आपको सरलता हो। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि हम 11वीं में अर्थशास्त्र हमारी पहली क्लास है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए हमको। तो इसका उत्तर है हमारा अर्थशास्त्र का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। हर क्षेत्र में हमारे लिए अर्थशास्त्र उपयोगी है, चाहे वो व्यापारी हो, राजनीतिज्ञ हो, कर्मचारी, बैंकर, श्रमिक इत्यादि, सभी के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अर्थशास्त्र का प्रमुख महत्व निम्नलिखित है, जिसमें है हमारा विद्वानों के लिए महत्व है, उत्पादकों के दृष्टिकोण से भी हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए, और हमारी जो वस्तुओं का कीमत का निर्धारण होता है ये भी अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप
होता है। प्रशासन है, किसी भी देश का प्रशासन है, उसके लिए भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार जितने देश को चलाने के लिए आर्थिक नियम नीतियां बनाती है, वो किस पर आधारित होते हैं? अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, व्यवसायिक समस्याओं के समाधान में सहायक, यानी हमारे देश में जितनी व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, व्यापार हो रहा है, इनको भी समझने के लिए हमको अर्थशास्त्र जानना आवश्यक है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, कर नीति के निर्धारण, देश का जितनी कर नीति है वो किसका हिस्सा है? अर्थशास्त्र का। वितरण की समस्याओं के हल में महत्व। तो देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ये केवल कितने अंक का है? टोटल 4 अंक का है। और मैंने यहाँ पर आपको 10 पॉइंट लिखे हैं। मैंने ये 10 बिंदु इसलिए लिए हैं कि आपको जो भी बिंदु सरल लगे, उनमें से किसी भी 4 या 5 बिंदुओं को आप परीक्षा में अपनी सीमित शब्द सीमा में इसका उत्तर दे सकें। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा विद्वानों के लिए महत्व। अर्थशास्त्र एक तर्क संगत तथा क्रमबद्ध विज्ञान है। तर्क संगत तथा क्रमबद्ध विज्ञान है। तर्क संगत का मतलब है अर्थशास्त्र में हर चीज प्रूफ की जा सकती है, जैसे साइंस में होता है। अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान में भी है। तो किसी भी सिद्धांत को करने के पीछे क्या तर्क है, हम अर्थशास्त्र से पता कर सकते हैं, जिसके आधार पर विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण हम कर सकते हैं। अर्थशास्त्र एक तर्क संगत और क्रमबद्ध विज्ञान है, जिसके कारण से हम आर्थिक समस्याओं का अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, विद्वानों के लिए भी अर्थशास्त्र का महत्व है। उत्पादकों के लिए महत्व। यदि आप उत्पादक हैं, मान लो आप किसी भी चीज के, आपके पिताजी किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से भी अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। उत्पादक अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जबकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो। यह उत्पादन के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा संभव हो सकता है। यानी हम उत्पादक हैं, तो यदि हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा तो हमें किसी भी वस्तु को बनाने में कम से कम लागत आएगी, और कम से कम यदि हमें लागत लगेगी तो हमारा लाभ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और हम कम लागत में भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए यदि हम उत्पादक हैं तो हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। उपभोक्ता के लिए महत्व। अब आप मान लीजिए कि आप क्या है? एक उपभोक्ता है। यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपके लिए भी अर्थशास्त्र जरूरी है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को अधिकतम करना है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे। आपने पढ़ा ही होगा कक्षा 11वीं में कि अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर हम कम पैसे में, सीमित आय में, हमारे पास साधन सीमित है और हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम उपभोक्ता हैं तो हम कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं। जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो अधिक पैसे खर्च करके भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमको उपभोक्ता के रूप में भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। चौथा है हमारा कीमत निर्धारण में महत्व। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही स्वयं अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करते हैं जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होती है। किसी भी वस्तु का यदि हमको कीमत निर्धारण करना है तो हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। सीमांत लागत का मतलब क्या है? यदि हमको पंखा को बनाने में 1000 रुपए लगा है, तो हम ये जो लागत है और इसी लागत के अनुरूप ही हम उस पंखे का कीमत निर्धारित करेंगे, क्योंकि जो लागत है उससे हम थोड़ा लाभ भी कमाना चाहेंगे। तो यदि हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो हम लागत और आगम के अनुसार हम इस तरह से कीमत निर्धारित करेंगे जिससे कि हमको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अगला है हमारा प्रशासन में महत्व। समाज का लाभ अधिकतम करने हेतु प्रशासन सदैव प्रयासरत रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का न्यूनतम त्याग हो।
और उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, सुरक्षा व शांति बनी रहे। ये किससे संभव है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत से। यदि कोई भी देश का जो प्रशासन है, वहां का जो सरकार है, वो ये जरूर ध्यान रखती है कि लोगों को टैक्स देने में कम से कम तकलीफ हो, उनका त्याग कैसा हो, कम से कम हो, और उनको जो सुविधाएं मिले वो अधिक से अधिक हो। तो ये सभी चीजें, ये सभी व्यवस्था कब संभव हो पाती है? जब प्रशासन को अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। यदि किसी भी सरकार में अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे समझ वाले अर्थशास्त्री हैं, तो वो सरकार या वो प्रशासन बहुत अच्छा जनता के हित में काम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हर दृष्टिकोण से, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप प्रश्न यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर वैसे ही सरलता से आप लिख पाएंगे। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, यानी हमको क्या बताना है कि सांख्यिकी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, यह सांख्यिकी का महत्व क्या है, इसको हमको इस उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर है, वर्तमान युग में सांख्यिकी का महत्व बढ़ गया है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। सांख्यिकी को बिना अर्थशास्त्र बिना सांख्यिकी के संभव नहीं है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता बहुत अधिक है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की उपयोगिता हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हम किससे करते हैं? सांख्यिकी से। आर्थिक सिद्धांत के लिए भी हमको सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधान में सहायक, यदि आपको कोई भी अनुसंधान करना है तो बिना समंक के, बिना सांख्यिकी के हम अनुसंधान नहीं कर सकते। आर्थिक नीतियों का निर्माण और आर्थिक भविष्यवाणी, ये भी मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। इनमें से आप किसी भी 4 बिंदुओं का आप विस्तार से कॉपी में, परीक्षा में लिख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। सांख्यिकी के द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रगति का अध्ययन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में विभिन्न वर्षों से संबंधित समंकों के आधार पर अर्थव्यवस्था की प्रगति की तुलना की जा सकती है। यदि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, यदि अधिक है, मान लो ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, और मान लो ये चाइना है। यदि इंडिया की राष्ट्रीय आय अधिक है, इसका मतलब है कि सीधे समझ में आ रहा है कि हमने अधिक उन्नति की, अधिक आर्थिक प्रगति की है। यदि चाइना की राष्ट्रीय आय अधिक है, तो उससे आप क्या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चाइना ने अधिक उन्नति की है। तो अर्थव्यवस्था के अध्ययन में जो सांख्यिकी है, वो हमको प्रगति बताने में भी सहायक होती है। यदि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हमारे देश में उन्नति हो रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, और लोग पहले की तुलना में अब उनका जीवन स्तर भी कैसा हो गया है? अधिक अच्छा हो गया है। दूसरा है हमारा, आर्थिक समस्या का अध्ययन। संसार के सभी देश कोई ना कोई आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? महंगाई, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता की समस्या, भुगतान शेष की समस्या। सांख्यिकी इन समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। महंगाई बढ़ गई है तो कितने प्रतिशत बढ़ गई है, ये हम कहाँ से पता करेंगे? सांख्यिकी से करेंगे। जनसंख्या कितनी है देश की, जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, या जनसंख्या शिक्षित हो रही है तो कितने प्रतिशत शिक्षित है जनसंख्या, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, इनका निर्धारण भी हम सांख्यिकी से करते हैं। निर्धनता की समस्या, भुगतान शेष की समस्या, मतलब हमारा विदेशी व्यापार कितना हो रहा है, हमारे देश में आयात अधिक है कि हमारे देश में निर्यात अधिक है। तो ये सभी जो बिंदु हैं, इन समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण हम किसके माध्यम से करते हैं? सांख्यिकी से। तीसरा बिंदु है हमारा, आर्थिक नीतियों का निर्माण। सांख्यिकी के अध्ययन के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के लिए
करों में वृद्धि या कमी के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। सांख्यिकी के आधार पर ही कर की दर का निर्धारण होता है। आप सभी जानते हैं, जैसे ही अभी आया था हमारा पिछले महीने हमने देखा था फरवरी में हमारा बजट आया था देश का, तो सभी मम्मी पापा हो या हर व्यापारी हो ये देख रहा था कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी कम होंगी, कर में वृद्धि हो गई या कर में कमी हो गई। तो ये कर में वृद्धि या जो कमी है, ये सभी निर्णय किस पर आधारित होते हैं? सांख्यिकी के आधार पर होते हैं। यदि हमारे देश में बेरोजगारी कम हो गई है, सभी के पास काम है और हर एक की आय अच्छी खासी आय हो रही है, तो हमारे देश में कर की दर क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। परंतु जैसे इस वर्ष हमारा कोरोना काल था, हमारे देश का बहुत सारा उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, ऐसे में सरकार कर नहीं बढ़ाती। किस आधार पर? सांख्यिकी के आधार पर। सरकार ये पता करती है कि कितने लोगों के पास रोजगार है या रोजगार नहीं है, जिसके आधार पर ही देश के कर का निर्धारण होता है। तो जब भी हमको देश की आर्थिक नीतियां बनाना है, तो किस पर निर्भर होंगे हम? सांख्यिकी पर निर्भर होंगे। चौथा पॉइंट है हमारा आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण। सांख्यिकी अर्थशास्त्र के जितने आर्थिक नियम और आर्थिक सिद्धांत बनाने में, उन्हें लागू करने और जांच पड़ताल में सहायक होती है। जांच पड़ताल का मतलब है कोई भी सिद्धांत तभी बनता है जब हम उसको प्रूफ कर सकें कि ये सिद्धांत लागू। जैसे आपने देखा कि आपने पढ़ा होगा मांग और पूर्ति का नियम, मांग या कीमत निर्धारण का नियम, जितने भी नियम हैं इनको हम किससे प्रूफ कर सकते हैं? सांख्यिकी के द्वारा। आर्थिक सिद्धांत जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पादन संभावना वक्र आदि जितने नियम हैं, इनका सभी का जो आधार है वो क्या है? सांख्यिकी है। बिना सांख्यिकी के हम कोई भी आर्थिक नियम या सिद्धांत को प्रूफ या जांच पड़ताल हम उसकी नहीं कर सकते। पांचवा है हमारा आर्थिक भविष्यवाणी। अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा ही भविष्यवाणी करते हैं। आर्थिक भविष्यवाणी से तात्पर्य आर्थिक महत्व की घटना से है। भविष्य में होने वाले परिवर्तन के संबंध में विचार प्रकट करते हैं। जैसे कीमत में होने वाले परिवर्तन से भविष्य में आने वाली समस्याओं के संबंध में तैयार रहने में हमको सहायता मिलती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कौन सी भविष्यवाणी है? आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि ये वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? ये क्या अपने मन से न्यूज वाले बोल देते हैं? नहीं, उनको ये पता रहता है, वो आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन समंकों के आधार पे ये कहते हैं कि भविष्य में सोने का मूल्य बढ़ने वाला है, भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने वाली है, भविष्य में प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। तो वो सब किस पे आधारित होता है? वे सभी जो आर्थिक भविष्यवाणियां होती हैं वो आधारित होती हैं सांख्यिकी पर। सांख्यिकी के आधार पर ही आर्थिक भविष्यवाणी होती है, ये मन से नहीं होती। वे पहले आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं, इसके बाद ही वो किसी भी बात को की आर्थिक भविष्यवाणी करते हैं। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में इतना अधिक महत्व है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल को यह मानना पड़ा कि आंकड़े वेतरण हैं जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं। यानी ये जो मार्शल है अर्थशास्त्री, इन्होंने बोला कि हर एक के लिए, हर एक अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी अविश्वसनीय है? यदि हाँ तो क्यों? यानी इसका प्रश्न को आप समझ लीजिए, क्या बोलना चाह रहा है? सांख्यिकी अविश्वसनीय है यानी विश्वास के योग्य नहीं है। यदि हाँ तो क्यों? बहुत सारे लोग सांख्यिकी पर विश्वास नहीं करते। ऐसा विश्वास नहीं करने के कौन से कारण है? इस प्रश्न में हमको ये उत्तर लिखना है। सांख्यिकी विज्ञान अत्यंत उपयोगी है, परंतु अज्ञानतावश प्रायः व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे साधारण व्यक्ति भी आंकड़ों के प्रति अविश्वास करने लगता है। कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में निम्न बातें कही हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं वो सांख्यिकी पर विश्वास नहीं करते, आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आंकड़ों की यहाँ कोई गलती नहीं है, परंतु उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है
तो हमारे मन में एक भ्रम पैदा होता है। इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, सांख्यिकी झूठ का तंतु है, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है, सांख्यिकी कुछ भी नहीं कर सकती, सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है जिससे आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो बना सकते हो। ये है हमारा सांख्यिकी 3 प्रकार का झूठ है। सफेद, पहला है झूठ, सफेद झूठ और तथा सांख्यिकी। इसका मतलब है ये पूरे जो कथन है ये क्या कह रहे हैं कि सांख्यिकी विश्वास के योग्य नहीं है। तो आपको इतने स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 1 या 2 कथन आपको जो सरल लगे परीक्षा में उसके लिए आप इससे याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में कुछ इस तरह का इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं हमारे, सांख्यिकी पर लोग विश्वास क्यों नहीं करते। सबसे पहला है समंकों पर सहज विश्वास, दूसरा है स्वार्थ सिद्ध करना, तीसरा है ज्ञान का अभाव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अपर्याप्त सामग्री और अंतिम है हमारा गलत तुलना करना। यहाँ भी मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई भी 4 पॉइंट के बारे में आप परीक्षा में लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा समंकों पर सहज विश्वास। सामान्य रूप से व्यक्ति समंकों पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि समंक कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन भविष्य में उन्हीं समंकों के आधार पर निकाले गए निर्णय गलत निकलते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों की सांख्यिकी के प्रति अविश्वास हो गया है। कई बार होता है कि हम न्यूज में देखते हैं कि जो आंकड़े बता रहे हैं वास्तव में वैसे आंकड़े नहीं होते, जबकि न्यूज में इतना बता दिया जाता है कि नहीं ऐसा ही है, जबकि थोड़े समय के बाद जब हम देखते हैं कि नहीं ऐसा आंकड़े थे जरूर, परंतु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये जो गलत आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले तो हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये जो आंकड़े हैं ये विश्वास के योग्य हैं, परंतु जब उसका परिणाम गलत निकलता है तो हमारा सांख्यिकी के प्रति क्या हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है। दूसरा है ज्ञान का अभाव। सांख्यिकी आंकड़ों एवं सूचनाओं से सही निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हमको सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है तो हम गलत निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, और अधिकतर व्यक्ति सांख्यिकी प्रणाली से अवगत नहीं होते, इसीलिए उसके सही परिणाम नहीं निकाल पाते। हमको यदि सांख्यिकी का ज्ञान ही नहीं है तो हम उससे जो रिजल्ट है उसका जो परिणाम है हम क्या वो सही निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका जो दूसरा मुख्य कारण है, जो कम ज्ञान की वजह से भी सांख्यिकी का जो परिणाम होते हैं वो गलत निकलते हैं। तीसरा है हमारे पास अपर्याप्त सामग्री। अपर्याप्त समंक से भी गलत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। यदि समस्या से संबंधित समंकों को पूर्ण रूप से एकत्रित ना करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो वह गलत और अविश्वसनीय होंगे, जिससे सांख्यिकी पर अविश्वास होने लगता है। जैसे यदि मेरे क्लास में मान लो कक्षा 11वीं में 2 बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और मैंने उन दोनों का परीक्षा परिणाम आपको बताया, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि मेरी शाला के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके पास केवल 2 बच्चों के आंकड़े हैं। यदि मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने आपको केवल 2 बच्चों का परीक्षा परिणाम बताया है और ये दोनों बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो आप निष्कर्ष में तुरंत पहुंच जाएंगे कि मेरे स्कूल के जो छात्र हैं वो सभी कैसे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं। जबकि मेरे ये जो 48 बच्चे थे ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास जो आंकड़े हैं वो केवल कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं। तो कभी कभी हमारे पास पूरी तरह से आंकड़े नहीं उपलब्ध होते, जिसकी वजह से भी हमारे जो परिणाम होते हैं वो गलत सिद्ध होते हैं। अगला है हमारा चौथा पॉइंट, स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भी गलत आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को भ्रम में डाल देते हैं। जैसे राजनीति में 2 विरोधी दल एक दूसरे के गलत आंकड़े प्रस्तुत करके साधारण व्यक्ति को भ्रम में डाल देते हैं। कई बार स्वार्थ के कारण भी
लोग गलत तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ये ब्रांड की चीजें सबसे ज्यादा बिक रही हैं। वो जो पूरे वास्तविक आंकड़े हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते और हमको एडवर्टाइज विज्ञापन देख के लगता है कि वास्तव में ये चीज तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक बिक रही है। जबकि सच्चाई ये होती है वो कंपनी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए हमारे सामने गलत आंकड़े प्रस्तुत करती है और हम लोग भ्रमित होके उस वस्तु का उपयोग अधिक करने लगते हैं कि जब ये वस्तु इतनी अधिक बिक रही है इसका मतलब है कि ये वस्तु बहुत अच्छी होगी। पांचवा है हमारा गलत तुलना। सजातीय समूहों के अभाव में उनमें आपस में तुलना करने पर धर्मपूर्ण निष्कर्ष गलत भ्रमपूर्ण, यहाँ ये गलत लिखा है, धर्म गलत लिखा है, भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। जैसे गेहूं के उत्पादन की तुलना सेब के उत्पादन से करने से यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो गेहूं का उत्पादन अधिक है और आंकड़े में सजातीयता न होने के कारण भी निष्कर्ष गलत होंगे। यदि हम गेहूं और सेब की तुलना करें कि दोनों का उत्पादन कितना है तो निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। परंतु ये तुलना दोनों तुलना के योग्य नहीं है क्योंकि दोनों का वर्ग अलग अलग है, वो फल है और मध्य प्रदेश में होने वाला फल नहीं है। जो सेब है वो मध्य प्रदेश में सेब का उत्पादन नहीं होता। हमारे मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन होता है, गेहूं का। तो हम इन दोनों के आंकड़ों की यदि हम तुलना करेंगे तो ये तुलना कैसी होगी, गलत होगी। तो इस तरह से कभी कभी हम ये गलत तुलना करके भी हम सांख्यिकी को गलत साबित करते हैं। तो इस तरह से हमने ये 5 पॉइंट देखे हैं। आप कोई भी 5 में से 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है, समझाइए। देखिए यहाँ पर अब हमको केवल किसके लिए बताना है, किसके लिए महत्व बताना है, व्यापारी के लिए। अभी हमने सांख्यिकी का महत्व देखा था व्यापारी के लिए, उत्पादक के लिए, उपभोक्ता के लिए, सभी के लिए। परंतु इस प्रश्न में क्या पूछा है, एक व्यापारी के लिए क्या लाभप्रद है। तो इस उत्तर के लिए हम यहाँ चर्चा करते हैं। सांख्यिकी का महत्व उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य में उसी प्रकार है जिस प्रकार नियोजक के लिए नियोजन करते समय होता है। वर्तमान जटिल आर्थिक युग में प्रत्येक व्यापारी एवं उद्योगपति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं कि वस्तुएं महंगी हो गई, कम हो गई, इसकी मांग बढ़ गई, इसकी मांग कम हो गई। अभी जैसे फोन थे, 4G फोन चल रहे थे, अब उनकी डिमांड कम हो जाएगी जैसे ही 5G फोन आ जाएगा। तो इस तरह से हर व्यापारी को अलग अलग अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सांख्यिकी इनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। एक बीमा व्यवसाय है, बैंकर है, स्टॉक है, शेयर दलाल है, सट्टेबाज है, सभी के लिए सांख्यिकी समान रूप से उपयोगी है। सबके लिए जो सांख्यिकी है वो कैसी है, एक समान उपयोगी है। बीमा व्यवसाय तो सांख्यिकी पर पूरी तरह निर्भर है। आपने देखा है ना कि बीमा किस पे निर्भर है, सांख्यिकी पर निर्भर है। आप बीमा कराने जाते हैं तो आपको क्या बताना पड़ता है कि मैं 10,000 का बीमा करा रहा हूँ, 1 लाख का बीमा करा रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, उम्र के अनुसार फिर वो किस्त बनाते हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि बीमा कराते समय उनको किन किन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। तो बीमा कराते समय बिना सांख्यिकी के हम बीमा नहीं करा सकते। तो इस तरह से बीमा व्यवसाय भी किस पर निर्भर है, सांख्यिकी पर। उत्पादन कितना हो रहा है, क्रय विक्रय है, पूंजी है, कर्मचारी वर्ग आदि सभी के लिए व्यापारिक क्षेत्र के जो अनुमान है वो किस पर आधारित है, समंक पर आधारित है। तो किन किन के लिए उपयोगी है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैंक व्यवसाय। बैंक प्रबंधक बैंक नीति निर्धारण के लिए मुद्रा की मांग, मुद्रा बाजार की स्थिति से संबंधित संबंधों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वास्तव में बैंकिंग व्यापार संबंधी कार्यों में एवं नीति निर्माण में सांख्यिकी आंकड़े और सूचनाओं का उपयोग करते हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि बैंक यदि आप गए हैं, क्या वहां पर क्या होता है। आप कभी ना कभी बैंक गए होंगे, क्या वहां बिना सांख्यिकी के कोई बैंक चल सकता है, नहीं चल सकता। कितने पैसे हमने डाले, कितने पैसे बैंक से निकाले, कितने प्रतिशत ब्याज आया, ये सारी चीजें किस पर आधारित है, सांख्यिकी पर आधारित है। इसी प्रकार हमारा दूसरा व्यवसाय है बीमा व्यवसाय।
बीमा व्यवसाय मूल रूप से सांख्यिकीय आंकड़े पर निर्भर है। विभिन्न आयु की व्यक्तियों से ली जाने वाली प्रीमियम की राशि निकालने के लिए मृत्यु संबंधी आंकड़ों का विस्तार से प्रयोग किया जाता है। यानी ये आपने बीमा यदि कराया होगा तो उसमें स्पष्ट है कि 60 वर्ष में कितना होगा, 70 वर्ष में कितना होगा, या मृत्यु के बाद कितनी राशि आपके परिवार को मिलेगी। तो इस तरह से जो बीमा व्यवसाय है ये भी किस पर आधारित है? आंकड़ों पर। बेरोजगारी बीमा यदि कराते हैं, बीमारी यानी जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी सांख्यिकी पर आधारित है, जबकि साधारण बीमा का क्षेत्र में सांख्यिकी आंकड़ों का व्यवहार अनिवार्य है। देखिए ये वीडियो में मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है कि आप इसी भाषा को परीक्षा में लिख सकें, और मैं इसके लास्ट में पीडीएफ भी आपको दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप अपने नोट्स को परीक्षा के हिसाब से तैयार कर सकें। तीसरा है हमारा सट्टा व्यापार। वस्तुओं के भाव में ये है कीमत, भाग नहीं है, ये है कीमत। भाव हम हिंदी भाषा में कोई भी चीज का वस्तुओं का क्या बोलते हैं? भाव। तो ये गलती से भागों लिखा है। वस्तुओं के भाव में उतार चढ़ाव का पहले ही अनुमान लगाकर उससे लाभ कमाने के लिए जो सौदे किए जाते हैं उसे सट्टा बाजार कहते हैं। भविष्य में मूल्यों के उतार चढ़ाव का पूर्व अनुमान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही लगाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग, यदि ये पता है कि सोने का भाव बढ़ने वाला है तो वो सभी क्या करते हैं? सोना खरीद के रख लेते हैं। तो वो किसके आधार पर आकलन करते हैं? सांख्यिकी के आधार पर, कि प्रतिदिन सोने का भाव इस तरह से बढ़ रहा है तो आने वाले 6 महीने में या 1 वर्ष में सोने का भाव कितना बढ़ जाएगा। तो अनुमान जो लगाकर यदि हम पैसा, या जैसे आपने देखा होगा कि अभी प्याज आ रही है, मान लो नई प्याज आ रही है, और व्यापारी यदि ये अनुमान लगा ले कि प्याज के दाम आने वाले साल में 100 रुपए किलो तक हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? प्याज खरीद के स्टॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो सट्टा व्यापार है ये भी सांख्यिकी पर निर्भर है। तीसरा है हमारा चौथा, रेलवे। मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, रेलवे भी सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। रेलवे का बजट बनता है, ट्रेन का किराया कितना हो ये भी सांख्यिकी है, और यदि मान लो कोई नई रेल लाइन बन रही है तो उसमें कितना सरकार को खर्च करना पड़ेगा, नई रेल लाइन में कितनी लाभ होगी, कितनी हानि हो सकती है, या कितना खर्च होगा, इसका सभी का आकलन भी हम सांख्यिकी की सहायता से करेंगे। ये हमारा अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को लिखिए। ये पहली इकाई का जो है हमारा अंतिम प्रश्न है। सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को लिखिए। सांख्यिकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी की इस निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं, जिसमें है सांख्यिकी जटिलता को क्या बना देती है? कठिन चीजों को सरल बना देती है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। कोई भी तथ्य है उनको किसके रूप में प्रकट करती है? संख्यात्मक रूप से। व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है हमारा, सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की भी जांच करती है। पांचवा पॉइंट है हमारा, तथ्यों को तुलनात्मक बनाती है। किसी भी दो चीजों में यदि हमको तुलना करना है, जैसे राष्ट्रीय आय की तुलना करना है या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करना है, किसी भी दो देश के विकास की तुलना करना है, तो वो किस पे आधारित होगी? सांख्यिकी पर आधारित होगी। तथ्यों के आपसी संबंध को स्थापित करना, अनुमान लगाना और नीति निर्माण में सहायक। तो ये भी, इस प्रश्न के भी मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी 4 का उत्तर लिखिए। पहला है हमारा, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी विशाल संख्यात्मक तथ्यों को सरल एवं समझने योग्य बनाती है। यदि बहुत सारे तथ्य बिखरी हुई अवस्था में हैं, तो उसे निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य होता है, किंतु जब आंकड़ों का सही विश्लेषण किया जाता है तो आंकड़ों का प्रदर्शन भी सरलता से संभव हो जाता है। यदि आपके पूरे स्कूल के बच्चों के रिजल्ट्स यदि मिक्स मैच है, पहली क्लास का रिजल्ट, फिर 12वीं का रिजल्ट, फिर 9वीं का किसी बच्चे का रिजल्ट, फिर किसी 7वीं
क्लास के बच्चे का रिजल्ट। इस तरह से यदि सांख्यिकी हम खिचड़ी बना दें, सारे मार्कशीट सारे बच्चों के अंक को खिचड़ी बना दें, तो हम उसको समझने में असमर्थ होंगे। परंतु सांख्यिकी यदि आप व्यवस्थित रूप में हर क्लास का अलग अलग रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे तो बहुत कठिन सांख्यिकी भी हम आसानी से समझ सकते हैं। हम बहुत आसानी से बता देंगे कि 6वीं क्लास के कितने बच्चे पास हुए हैं, 7th के कितने पास हुए हैं, या 10th का हमारा रिजल्ट कितना था। तो इस तरह से सांख्यिकी क्या करती है, बिखरी हुई अवस्था में निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, उसको हमको ये सरलता से, जो भी कठिन चीज है उसको हमको सरलता से समझने में सहायता देती है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करना। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना है। सांख्यिकी तथ्यों को अंकों के रूप में प्रदर्शित कर सार्थक बनाती है। जैसे मैंने कहा कि जबलपुर की आबादी 1901 में 8 लाख थी। ये क्या करती है, एक स्पष्ट और निश्चित विवरण है। इसका मतलब है कि सांख्यिकी हमको एक संख्या के रूप में एक निश्चित और स्पष्ट तथ्य देती है। हम अंदाजे से नहीं कहते। मैंने ये कहा कि 1901 में जबलपुर की जनसंख्या बहुत कम थी, ये स्पष्ट नहीं है, परंतु सांख्यिकी के आंकड़े की सहायता से हम किसी भी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा है हमारा नीति निर्धारण में सहायक। सांख्यिकी की सहायता के बिना आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के नीति निर्धारित करना संभव नहीं है। जैसे बाल विवाह, औद्योगिक नीति, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि विषयों पर आंकड़ों की आवश्यकता होती है। बाल विवाह हमारे देश में यदि हो रहे हैं अभी भी, यदि इसके आंकड़े हमारे पास, इसकी सांख्यिकी है, तो हमको इसको रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश की औद्योगिक नीति क्या होना चाहिए, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, इसके लिए भी हमको सांख्यिकी की आवश्यकता होगी। पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी में हम भूतकाल, वर्तमान के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भविष्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि सांख्यिकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा है हमारा तथ्यों को तुलनात्मक बनाना। तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन हेतु तैयार करना भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तुलनात्मक अध्ययन का यह कार्य सांख्यिकी की विभिन्न विधियों के द्वारा ही संभव होता है। जैसे अनुपात है, गुणांक है, माध्य है, अपकिरण है, या निर्देशांक हम देखते हैं। निर्देशांक में हम क्या देखते हैं कि सन 2010 में गेहूं की कीमत कितनी थी और 2020 में गेहूं की कीमत कितनी है। इसकी यदि हमें तुलना करना है तो हम कैसे करेंगे, सांख्यिकी के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह से सांख्यिकी हमारे बहुत सारे तथ्यों की तुलना करने के योग्य बनाती है। तो आपने ये देखा, आज का जो वीडियो था ये परीक्षा पर आधारित था। आप इन सभी कंटेंट को लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मैं इसका PDF दे रही हूँ, और आप परीक्षा के लिए इकाई 1 से बस इतने ही प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।